नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हिमाचल प्रदेश। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में क्या कुछ पढ़ा था। तो अगर हम देखें तो हमने एंग्लो गुरखा वॉर्स के बारे में पढ़ा, हमने एंग्लो सिख वॉर के बारे में पढ़ा। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के ड्यूरेशन में ब्रिटिशर्स ने किस तरह जो पंजाब की टेरिटरी थी उसको एक्वायर किया और साउथ ऑफ सतलुज रिवर पे अपना आधिपत्य स्थापित किया, और किस तरह से कांगड़ा हिल स्टेट्स ने जो सिख थे उन्हें हेल्प की, क्योंकि 1809 में ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी में महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा कांगड़ा को कांगड़ा फोर्ट वापिस किया गया था, और साथ ही साथ में जो उनकी खोई हुई टेरिटरी थी वो भी वापिस दी गई थी। और साथ ही साथ में जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है तो उसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर गुलाब सिंह के साथ होती है, जो कि जब सतलुज और रावी के बीच का जो इलाका था जिसमें कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट और चंबा वाला एरिया जो था वो गुलाब सिंह को दे दिया जाता है, और लाहौल स्पीति को एक्सक्लूड किया जाता है। लाहौल उस समय चंबा की टेरिटरी थी, बट जो 6 अप्रैल 1848 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर के दौरान जो चंबा था इसे वापिस इसकी खोई हुई टेरिटरी दे दी गई, और ये इंडिपेंडेंटली रूल करने लग गया। और साथ ही साथ में जो चंबा था इसे सनद भी ग्रांट कर दी गई थी 6 अप्रैल 1848 के ड्यूरेशन में। और साथ ही साथ में जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर थी उसके बाद मंडी सुकेत और दूसरी जो हिमाचल की रियासतें थी उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थी उनकी हेल्प की थी। मंडी और सुकेत को छोड़कर बाकी सभी रियासतों के क्षेत्र ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख दिए, और मंडी और सुकेत ने अपनी अलायंस शो की ब्रिटिशर्स को 21 फरवरी 1846 में, और 24 अक्टूबर 1846 में उन्हें सनद ग्रांट की गई थी, जिससे कि जो ब्रिटिशर्स की सुजरैनिटी थी ओवर दोज प्रिंसली स्टेट्स वो एस्टेब्लिश हो गई थी। और उनके एरिया से अगर यदि कोई भी ट्रेड होता था तो उस ट्रेड में कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं की जाएगी। तो ये भी पक्ष रखे गए थे। अब हम बात करते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ तो इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर जी द्वारा कहा गया। अब इसमें बहुत ज्यादा रीजंस थे, जिसमें कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और रिलीजियस एंड मिलिट्री रीजंस थे। अगर हम इकोनॉमिक रीजंस की बात करें तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया की जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी उसको पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर दिया था, और साथ ही साथ में जितनी भी आइटम्स ब्रिटेन से इंडिया के अंदर इंपोर्ट होती थी उन पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते थे, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी। और साथ ही साथ में इंडिया से जाने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर हाई ड्यूटीज चार्ज की जाती थी, जिसकी वजह से उनकी कंपटीशन इन द फॉरेन मार्केट डिक्रीज हो जाती थी। और साथ ही यदि हम देखें जितनी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो हमारी खत्म हुई उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द आर्टिशंस एंड वेवियर्स वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसने कि पॉवर्टी को जन्म दिया इंडिया के अंदर। और दूसरा जो इकोनॉमिक कॉज अगर हम बात करें तो वो है एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। यदि हम इनके बारे में ज्यादा विस्तार से बात करें तो पहली पॉलिसी थी जमींदारी सिस्टम, जो कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाई गई थी। इसी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। ये एक फिक्स्ड रेवेन्यू सिस्टम था। इसकी इम्प्लीमेंटेशन बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में हुई थी। इसमें क्या था, ब्रिटिश स्टेट, जमींदार और पीजेंट्स, तीन पार्ट्स में अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो हम इसे जान सकते हैं। पीजेंट्स तो पीजेंट्स बेसिकली जमींदार की लैंड को कल्टीवेट करते थे, और परमानेंटली उनका कोई प्लेस नहीं होता था। यदि वो रेंट नहीं दे पाते तो पीजेंट्स को लैंड से अबॉलिश किया जाता था। और यदि जमींदार भी ब्रिटिशर्स को कोई भी रेंट देने में असमर्थ होता था तो जमींदार को भी ब्रिटिशर्स द्वारा बाहर निकाला जा सकता था। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था ये एक फिक्स्ड रेवेन्यू सिस्टम था। और
जो सेकंड सिस्टम था दैट इज रोयतवाड़ी सिस्टम, जिसको कि 1820 ईस्वी में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। इनिशियल स्टेजेस में इसे मद्रास रीजन जो था, मद्रास प्रेसिडेंसी, वहां पे इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें कि ब्रिटिश स्टेट ने पीजेंट्स को, रयोत का मतलब होता है पीजेंट और लैंड कल्टीवेटर, तो इस समय पर जो पीजेंट्स थे वो डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू पे करते थे टू ब्रिटिशर्स, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लैंड की मेजर की जाती थी और उसके बेसिस पे जो रेवेन्यू था वो डिसाइड किया जाता था। जो जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, इसमें आपका लैंड के ऊपर रेंट फिक्स्ड था, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं हो सकता था। परंतु रोहितवाड़ी सिस्टम में अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने ये प्रोविजन रखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो लैंड था उसे, रेंट जो था उसे चेंज किया जा सकता था। अब जो तीसरा सिस्टम है वो है महलवारी सिस्टम, जिसको कि 1822 में हॉल्ट मैकेंजी और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पॉपुलराइज किया। ये सिस्टम भी पंजाब यूपी का एरिया जो था, यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हुआ। इस ये भी परमानेंट सिस्टम नहीं था, इसमें भी सर्वे किया जाता था लैंड का और उसका रेंट डिसाइड किया जाता था। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसने 1857 की नींव रखी कि रिवोल्ट होना ही था, और साथ ही साथ में ड्रेन ऑफ वेल्थ भी हुआ, डिस्ट्रप्शन ऑफ विलेज इकोनॉमी हुई, जो लोकल आर्टिशंस थे उनके बिजनेसेस को खत्म कर किया गया सिस्टेमैटिक तरीके से, और साथ ही साथ में जो इकोनॉमिक डिसकंटेंट था अमंग द सिपॉइज वो भी काफी ज्यादा था, जिसमें कि जो डिस्क्रिमिनेशन थी अमंग द इंडियन वो बहुत ज्यादा थी, और साथ ही साथ में जो फॉरेन अलाउंस था इंडियन सोल्जर्स का उसे भी खत्म कर दिया गया था। अब हम सेकंड टर्म पे बात करते हैं, व्हाट आर द पॉलिटिकल रीजंस बिहाइंड दैट। अगर हम देखें तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय योर Lord Dalhousie, ring fierce policy by Warren Hastings, subsidiary alliance by Weasley, and as well as the uh, war fought by the various इन वेरियस फ्रंट्स, ये भी रीजंस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। कल्चरल और रिलीजियस टोन पे अगर बात करें तो इंडिया के लोग ये नहीं चाहते थे कि बाहर के लोग आके उनके चले आ रहे सिस्टम में कोई बदलाव करे। तो इसमें 1827 और 1850s के दशक में जो सती और विडो रीमैरिज था, इसका भी डिसकंटेंट अमंग द इंडियन पीपल वो बहुत ज्यादा था, जो एजुकेटेड क्लास थी। तो ये सब तो 1857 के रिवोल्ट में मेजर भूमिका अदा कर रही थी। अब हम बात करते हैं हिली स्टेट्स में क्या सिनारियो था। अगर हम हिल स्टेट्स की बात करें तो जो हिमाचल के जो हिल स्टेट्स के पीपल थे वो मोर और लेस लॉयल थे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उन लोगों ने फर्स्ट सिख वॉर और सेकंड एंग्लो सिख वॉर के ड्यूरेशंस में ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। तो और साथ ही साथ में जो हिमाचल के लोग थे, आम जनता जो थी, वो भी उतनी ज्यादा पॉलिटिकली अलाइव नहीं थी यहाँ पे। तो इसमें भी जो हेल्प करने वाले थे ब्रिटिशर्स की, उसमें से अगर हम लोग देखें तो राजा ऑफ क्योंथल, जिन्होंने कि ब्रिटिशर्स को शेल्टर प्रोवाइड किया था, और कोटी, बलसान, बघाल के जयसिंह, राजा ऑफ धामी, राजा ऑफ बज्जी, राजा ऑफ जुब्बल, चंबा, सिब्बा, नदौन और गुसान वजीर जो मंडी के थे, इन सब ने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की। अगर हम बात करें तो जो पहला स्पार्क था ब्रिटिश 1947 के रिवोल्ट का, वो मेरठ में शुरू हुआ। मेरठ में जो सिपाहीज थे उन्होंने वहां के ऑफिसर की मृत्यु, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, और साथ ही साथ में इसे मेरठ म्यूटनी भी कहा जाता था। 9 मई को ये शुरुआत हुई। 9 मई के बाद 10 मई को जो ट्रूप्स थे वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए, और दिल्ली में आके उन्होंने 11 मई को बहादुर शाह जफर, जो कि काफी बूढ़े हो चुके थे, उन्हें दिल्ली का, उन्हें भारतवर्ष का एम्परर घोषित कर दिया। और जब ये सब हुआ तो 12 मई 1857 को ये जो न्यूज थी ये अंबाला के पास पहुंची, और अंबाला से फिर ये ट्रेवल हुई शिमला की तरफ को।
अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो न्यूज थी ये सबसे पहले कसौली कंटोनमेंट जोन के पास पहुंची। ये कसौली का कंटोनमेंट जोन है और साथ ही साथ में इसके यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सुबाथू का भी जोन हमें देखने को मिलता है। अब जब कसौली में रिबेल हुआ तो साथ ही साथ में जो जतोग था यहाँ पे भी न्यूज पहुंच गई, जो कैंटोनमेंट जोन था जहाँ पे ब्रिटिशर्स और जो इंडियन ट्रूप्स थे वो स्टेशंड थे। तो यहाँ पे भी जो जतोग में थी एक नसेरी नसीरी बटालियन, उसने विद्रोह कर दिया जतोग में। अब हुआ क्या कि उस समय पर जो शिमला के चीफ कमिश्नर थे उनका नाम था जनरल एंसन, और यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर थे वो थे लॉर्ड विलियम हे। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो 80 सोल्जर्स जो थे कसौली गार्ड, कसौली में उन्होंने रिबेलियन कर दिया अगेंस्ट द वहां के लीडर्स के अगेंस्ट। तो इसमें जो सबसे प्रमुख नाम सामने आता है उनका नाम है सूबेदार भीम सिंह, जिन्होंने की उस रिबेलियन को लीड किया था। और किसी ने ये अफवाह फैला दी कि जो कसौली और आपके जतोग के जो ट्रूप्स हैं वे आ रहे हैं शिमला को लूटने के लिए। ये भी अफवाह फैलाई गई थी उस समय पर। अब ये तो थी आपकी बात की किस तरह से चीजें हुई। लेटर ऑन जो भीम सिंह थे इनको ये भाग गए थे शिमला से, इन्होंने पनाह ले ली थी बुशहर के पास। अब हम बात करते हैं एटीट्यूड ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट्स ड्यूरिंग 1857। अब 1857 के ड्यूरेशन में जो प्रिंसली स्टेट था बुशहर का उसको रूल कर रहे थे राजा शमशेर सिंह। राजा शमशेर सिंह, तो इन्होंने ना तो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया ना ही उनके अगेंस्ट चले, परंतु ये बीच में आए तब जब जो सूबेदार भीम सिंह थे इन्होंने शरण ली बुशहर से में जाके। तो उस समय जो शिमला के डीसी थे, डिप्टी कमिश्नर लॉर्ड विलियम हे, उन्होंने एक्शन लेने की तो सोची पर उनके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सोल्जर्स प्रेजेंट नहीं थे वहां पे। क्यों? क्योंकि उस समय पर जो इंडो तिब्बत रोड था उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने जितने भी आपके हिल स्टेट्स में अगर कोई हेल्प कर रहा था रिबेल जो कर रहे थे उनके साथ, तो उन्हें भी उन्होंने सप्रेस किया। तो इस समय के ऊपर जो सूबेदार भीम सिंह थे उन्हें अरेस्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, परंतु वे जेल से भागने में समर्थ रहे और उन्होंने दोबारा से जाके रामपुर में शरण ले ली। और जब उन्हें पता लगा कि ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट को सप्रेस किया है तो उन्होंने सुसाइड कमिट कर दी। तो यहाँ पे ये बात पूछी जाती है कि शिमला से जो रिवोल्ट को लीड कर रहे थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था सूबेदार भीम सिंह। और मोर और लेस जितने भी हिली राजा थे एक्सेप्ट बुशहर, वे सभी हेल्प कर रहे थे ब्रिटिशर्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिरमौर के प्रिंसली स्टेट्स की। अब हमने बात की 9, 10, 11 और 12 मई 1857 की। तो 11 मई 1857 को जो जनरल जॉर्ज एनसन थे, जो कि इंडिया जो उस समय शिमला के यहाँ पे आर्मी कमांडर थे, उन्होंने सिरमौर की बटालियन को कहा जो नाहन में सिचुएटेड थी, उनको अंबाला मार्च करने के लिए कहा। परंतु जो सिरमौर की बटालियन थी उन्होंने मना कर दिया। और साथ ही साथ में जो राजा शमशेर प्रकाश थे सिरमौर के, उनके दो एडवाइजर्स थे, कंवर सुजन सिंह और वीर सिंह। इन्होंने उस बटालियन के साथ बात की और उन्हें समझाया, और जिसके बाद जो बटालियन थी उसने अंबाला की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं जब ये सब कुछ हुआ तो रिवोल्ट सप्रेस हो चुका था, और साथ ही साथ में जो वेरियस जगह के ऊपर रिवोल्ट्स थे उन्हें सप्रेस किया गया बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसमें वेरियस अलग अलग एक टेबल की फॉर्म में हम सब चीजें याद रख सकते हैं, वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि कहाँ से कौन सा रिवोल्ट हुआ और किसने रिवोल्ट को लीड किया और उसे सप्रेस किसने किया था। इतना मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, तो वो आप मॉडर्न हिस्ट्री से भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन सब के बाद दिल्ली दरबार के बारे में। अब हिमाचल में भी जो रिवोल्ट था वो सप्रेस हो चुका था और वेरियस इलाकों में भी सप्रेस हो चुका था। तो ब्रिटिशर्स ने जितने भी हेल्प करने वाले लोग थे, राजा और प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सबको दिल्ली दरबार में इनवाइट किया था उस समय पर।
तो 1877 के ड्यूरेशन में लॉर्ड लिटन के समय पर दिल्ली दरबार होता है, जिसमें जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्हें केसरी हिंद का दर्जा दिया जाता है। तो इस समय पर जो चंबा मंडी और बिलासपुर के राजा, राजा श्याम सिंह, राजा विजय सिंह और हीराचंद, ये जो तीन राजा थे, इन्होंने दिल्ली दरबार को अटेंड किया था। और साथ ही साथ में जो ये तो फर्स्ट दिल्ली दरबार था जो 1877 में अटेंड हुआ था। अब हम अगर बात करें तो सेकंड दिल्ली दरबार जब हुआ वो 1911 में किया गया था। उसी समय पर जो कैपिटल थी उसे शिफ्ट किया गया फ्रॉम बंगाल कोलकाता टू दिल्ली को। और उस समय पर जो गवर्नर जो वाइस रॉय थे इंडिया के, वो थे लॉर्ड हार्डिंग टू, जिनका जो टाइम पीरियड था 1910 टू 1916 के बीच में रहा है। ठीक है। और ये जो दिल्ली दरबार था ये क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय कोरोनेशन होने जा रही थी जॉर्ज फाइव की। ठीक है। वहां पे इंग्लैंड के अंदर जो मोनार्क्स थे वो बदल रहे थे, तो अगला जो मोनार्क था जॉर्ज फाइव, उनकी कोरोनेशन हो रही थी। ठीक है। और इस समय पर जो अलग अलग जगहों के राजा थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी ड्यूरिंग 1857, उनका भी हमें मेंशन देखने को मिलता है। जैसे कि सिरमौर के राजा अमर प्रकाश, बिलासपुर के राजा अमरचंद, केवंथल के राजा विजय सेन और सुकेत के राजा भीमसेन, चंबा के बोरी सिंह और भूरी सिंह में हमें ये भी देखने को मिलता है कि 1910 के दशक में यहाँ पे चंबा के अंदर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है और बिजली बनाने का जो आपका पावर हाउस है, इन जो इंग्लिश थे उन्होंने इनसे खुश होकर वो वहां पे सेटअप किया है चंबा के अंदर। तो चंबा इज द फर्स्ट प्लेस जहां पे हिमाचल में बिजली आई है 1910 के दशक में। और जैसे बघात के राजा थे दीप सिंह और जुब्बल के राजा थे भगत सिंह। अब इसी ड्यूरेशन में जो 1911 के ड्यूरेशन में जब कैपिटल शिफ्ट कोलकाता से दिल्ली की ओर हुई, तो उसी समय पर कांग्रेस सेशन भी हुआ 1911 में, जिसको प्रिसाइड किया जा रहा था भीषण नारायण धर। और ये वही सेशन था जिसमें जनगण मन फर्स्ट टाइम गाया गया था, जो कि बाद में 1950s में इंडिया का नेशनल एंथम बना। ठीक है। तो ये थी कहानी इवेंट्स इन हिमाचल और रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हिमाचल।